हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एएस एजुकेशन हब। तो एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। 11th कॉमर्स के लिए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, जर्नल का। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने उस टॉपिक के लिए कुछ कॉन्सेप्ट किया हुआ है और कुछ एग्जाम्पल भी किए हुए हैं। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के वैसे मेन हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो होगा हमारा, एक तो बैड डेप्ट होगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड कि बैड डेप्ट की एंट्री किस तरीके से डालते हैं हम, बैड डेप्ट रिकवर्ड की एंट्री किस तरीके से डालेंगे, या फिर आपका डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम, या फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम आज कंसीडर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं पॉइंट लेता हूं बैड डेप्ट का। ये बैड डेप्ट होता क्या है? वैसे मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले पॉइंट में ये कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हुए हैं, जो एक क्लास डाली हुई है बेसिक वाली। फिर भी देखिए मैं यहीं पर डिस्कस करता हूँ बैड डेप्ट। जब हम किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर, तो वो हमारा डेटर होता है। तो इन फ्यूचर एनी रीजन, चाहे वो इंसॉल्वेंसी हो या फिर और कोई भी, इंसॉल्वेंसी से अदर देन कोई और भी रीजन हो सकता है, वो पर्सन हमारा अमाउंट, वो डेटर हमारा अमाउंट पे नहीं कर पाता है, नहीं करता है। तो जो अमाउंट हमें नहीं रिकवर हो पाता है, जो पैसा हमको नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट का अमाउंट। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? वैसे सिंपली आप ही देखिए इसी नजरिए से कि जो बैड डेप्ट है वो आपके लिए क्या है? बिजनेस। आपका मतलब होता है बिजनेस। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए बैड डेप्ट क्या हुआ? लॉस। लॉस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस हुआ या फिर लॉस हुआ, और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो देखिए इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा कस्टमर है, कस्टमर अकाउंट, कस्टमर पर्सनल अकाउंट जो भी है, राम मोहन श्याम एनीवे जो भी है हमारा। अब देखिए मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने राम को सेल किया, मैंने गुड सोल्ड टू राम ऑफ ₹10,000। मैंने राम को उधार में क्रेडिट में सेल किया है। तो इसके लिए आपने एंट्री डाली होगी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आपने 10,000 की एंट्री डाली होगी, बीइंग गुड सोल्ड टू राम। ये वाली एंट्री सभी ने डाली होगी। अब देखिए क्या हुआ कि इस एंट्री के बाद कुछ टाइम बाद आपने जब उससे पैसे डिमांड किए, तो उसने पैसे आपको नहीं दिए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो डूब गया, तो आपका ये बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट के केस में आप क्या एंट्री करेंगे? अगर पूरा अमाउंट बैड डेप्ट हो जाता है, इफ फुल अमाउंट इज बैड डेप्ट, तो देखिए क्या करेंगे आप? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू राम 10,000। सिंपली अगर इससे पैसे आते तो आप क्या एंट्री करते? अगर कैश आया आपके पास तो आप क्या एंट्री करते? हाँ, तो देखिए अगर इससे कैश रिसीव हो जाता फुल अमाउंट, तो आप क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू राम बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। आप ये वाली एंट्री करते, कैश रिसीव, सेल की एंट्री करते और कैश रिसीव की एंट्री ये करते। अब क्या हुआ? अब मैंने बोला कि कैश रिसीव नहीं हुआ, उससे पूरा अमाउंट बैड हो गया, तो ये कैश आप डेबिट कर ही नहीं सकते क्योंकि कैश आपके पास आ ही नहीं रहा। तो उस केस में ये जो बैड डेब्ट हुआ, ये क्या हुआ? आपके लिए लॉस हुआ, और लॉस को आप क्या करेंगे? डेबिट। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू राम एज पर नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। ओके। इसके बाद अगर मान लो मैं कहता हूं कि राम से आपको अमाउंट रिसीव फ्रॉम राम ₹8,000 and ₹2,000 not recoverable due to insolvency। इंसॉल्वेंसी ऑफ राम। कहने का मतलब क्या हुआ? इंसॉल्वेंसी कुछ हो, मैं कह रहा हूं कि आपको राम से 8,000 रुपीज मिला है और 2,000 आपका बैड हो गया,
राम आपका डेटर था 10,000 रुपीज का और राम ने आपको 8,000 का कैश दे दिया, बाकी 2,000 का वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे आप उस केस में। जितना कैश आया, कैश भी आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना 8,000, जितना कैश आपको मिला। इसके बाद बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना बैड हो गया 2,000 टू राम 10,000 से। ये इनकी समझ आई? ये तो फुल बैड डेट। ये पार्टली बैड डेट, बैड डेट, और ये था फुल रिकवर्ड, पूरा अमाउंट रिसीव हो गया। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैंने गुड सेल किया राम को, तो राम डेबिट टू सेल। उसके बाद अगर कैश आपको मिल जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, नो प्रॉब्लम। अगर राम से आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम, कोई भी अमाउंट नहीं मिला, पूरा लॉस हो गया। अगर आपसे राम से, नेक्स्ट केस क्या है कि राम से आपको 8,000 का कैश मिल जाता है और 2,000 का बैड हो जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है? अब ये वाला पॉइंट आपका किसी भी तरीके से हो सकता है कि राम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा इन रुपीज वर रिसीव फ्रॉम हिम। आपके पास क्या ट्रांजेक्शन आ सकती है? चलो मैं इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देता हूं। देखिए, राम बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया एंड ओनली 60 पैसा इन ए रुपीज वर रिकवर्ड, वर रिसीव। राम इंसॉल्वेंट हो गया और उससे केवल 60 पैसा इन ए रुपीज उससे रिकवर हुआ। 60 पैसा इन ए रुपीज का मतलब क्या होता है कि 1 रुपए में से आपके 100 पैसे होते हैं, 100 में से आपको कितना मिला 60, कहने का मतलब आपको 60% अमाउंट रिसीव हुआ है। तो उस केस में आप क्या एंट्री करते हैं भाई? आपका राम डेटर है 10,000 का, 60% आपको रिसीव हुआ। अगर ये 40 होता तो 40% निकालते हैं, और 60 है तो 60, 50 होता तो 50, तो जो भी है वो रेट। अब 60% आपको रिसीव हुआ तो कैश कितना रिसीव हुआ आपको? इसका 10,000 का 60%, 10,000 का 60% आपको रिसीव हो गया 6,000 रुपीज। तो इसके लिए आप एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, जितना रिसीव हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 का टू राम 10,000। समझ आया? मैंने बैड डेट से रिलेटेड पूरे जो भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हो सकते हैं आपको क्लियर करा दिया। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, राम डेटर सेल किया, पूरा पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, फुल बैड डेट हो गया तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम, पार्टली बैड हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम। अब वो अमाउंट को तो आपको कैलकुलेट करना है जो भी उसका दिया हुआ है कि कितना आपका बैड हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। अब देखिए, बैड डेट के बाद हम सेकंड पॉइंट करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड का। देखिए, बैड डेट रिकवर्ड, ये क्या होता है? बैड डेट रिकवर्ड, मान लो आपने क्रेडिट सेल किया, वो पर्सन बैड हो गया, आपने ऑलरेडी उसके लिए बैड डेट की एंट्री डाल दी, मतलब आपने बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद उस पर्सन से, उसके पास कहीं से भी पैसे आ गए, उसने आपको पैसे वापस दे दिए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। कि जो पैसा पहले इरिकवरेबल, जो आपने एज ए बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, वो पैसा अब आपका रिकवर्ड हो गया है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। अब उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? जैसे बैड डेट हमारा लॉस है, ऐसे बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अब क्या एंट्री करेंगे हम? बैड डेट रिसीव हुआ तो क्या मिलेगा आपको? कैश। तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश हो या बैंक हो, जिससे आपको रिसीव हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड।
रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं पूरा एक ट्रांजेक्शन लेता हूं, गुड्स सोल्ड टू राम, आपने राम को 10,000 का सेल किया, अभी जो लास्ट एग्जांपल लिया था उसी को नोट करता हूं मैं। तो मैंने एंट्री करी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 रुपीज का मैंने गुड्स सेल कर दिया। क्लियर है? इसके बाद मैंने कहा कि राम आपका 4,000 अमाउंट का बैड हो गया, 4,000 अमाउंट का बैड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया वो। तो क्या करेंगे उस केस में आपने एंट्री डाली होगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम। आपने एंट्री डाली होगी 6,000 का आपको अमाउंट रिसीव हो गया, 4,000 का बैड हो गया और 10,000 से आपने ये वाली एंट्री डाली होगी। ये थी बैड डेट की एंट्री जो मैंने अभी लास्ट वाले पॉइंट में आपको समझाई हुई है कि बैड डेट की एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या हुआ, ये पैसा कुछ टाइम बाद आपका रिकवर हो गया, तो पैसा वापस आ गया, कैश आ गया आपके पास, तो आने वाली चीज को आप डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब ये पूरा अमाउंट रिसीव होता है तो आप पूरे अमाउंट से एंट्री डाल दीजिए, और ये इसमें से कुछ अमाउंट 2,000 रिसीव होता है तो 2,000 से आप एंट्री डाल दीजिए। समझ आ गया होगा? बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री आपके लिए इनकम है, पैसा आपके पास आता है जब बैड डेट रिकवर्ड होता है, तो कैश आया, बैंक से आया, कैश से आया, चेक से आया, जो भी आया तो उसको हम डेबिट करेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड। क्लियर है? ये वाला आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए आपने इसको डेबिट किया, ये वाला आपके लिए इनकम है इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट कवर करते हैं, डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है आपका, थर्ड पॉइंट। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स असेट की वैल्यू में कोई भी डिक्रीज होता है, कमी आती है किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी रीजन, आपका टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, वियर एंड टियर यूसेज के अकॉर्डिंग हो सकता है, या उसकी वैल्यू कुछ भी बेकार हो गई हो, आउटडेट हो गई हो, तो उस केस में हमारा क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। तो किसी भी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना होता है हमारा डेप्रिसिएशन, और ये हमारे लिए क्या हुआ, खर्चा, क्या हुआ, एक्सपेंस। तो देखिए हम इसके लिए क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट्स हमारी असेट्स अकाउंट। देखिए ये मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री है, मैं अब इसको थोड़ा समझाऊंगा कि ऐसी एंट्री हमने क्यों करी। देखो एंट्री क्या है वो मायने नहीं रखता, वो एंट्री क्यों है ऐसी कि क्या चीज डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए। मान लो मैंने एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने एक मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपीज की, तो मशीनरी परचेज 1 लाख रुपीज, मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज 1 लाख, आपने 1 लाख रुपीज की मशीनरी परचेज करी, तो आप क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख से। आपने ये एंट्री डाली होगी कि आपने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ बेटा, आपने ये मशीन फुल ईयर यूज करी, मैंने बोला कि ये मशीनरी आपकी आने वाले 10 साल तक चलने वाली है, तो इसका मतलब इस मशीनरी की वैल्यू आप हर साल कितना राइट ऑफ करोगे भाई, जब 1 लाख रुपए की वैल्यू है 10 ईयर्स में डिवाइड करोगे तो एक साल में आपका कितना आया, 10,000 रुपीज आपका क्या आया, कि इसकी वैल्यू में हर साल 10,000 रुपए का कमी आएगी, डिक्रीज होगा। वैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन एक आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, सही अच्छा टॉपिक है, तो वो हम बाद में करेंगे। उसमें हम SLM और WDV आपके लिए तो अभी 2 ही मेथड है, बाकी और भी बहुत मेथड है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का। तो अभी सिर्फ आप ये समझिए कि डेप्रिसिएशन की एंट्री, जर्नल एंट्री आप किस तरीके से करोगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, देखिए मशीनरी 1 लाख रुपीज की आपने कैश पे करके मशीनरी खरीदी, अब मैंने कहा आपकी इसकी मशीनरी की वैल्यू में 10,000 रुपीज का डिक्रीज हो गया, तो आपके लिए खर्चा हो गया, लॉस हो गया, और खर्चे को आप क्या करते हो, इस 10,000 की वैल्यू जो डिक्रीज हुआ इसको आप बोलते हो डेप्रिसिएशन।
तो इसको आप क्या करेंगे, डेबिट। तो आप एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 से। बेटा ये अमाउंट आपका कुछ भी हो सकता है, मैं इसको 10% भी कह सकता था, जो भी आपको रेट दिया हुआ है कि मशीनरी परचेज 1 लाख रुपीज एंड द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कुछ भी कह सकता हूं मैं। तो डेप्रिसिएशन जो भी आपको दिया हुआ है वो कैलकुलेट अलग मैटर है कि हमको कैलकुलेशन करनी है कितना दिया हुआ है। बाकी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज दिस इज अवर एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या हमारा खर्चा है। और टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब देखिए ऐसा क्यों, जब मैंने मशीनरी खरीदी तो मशीन को डेबिट किया, मशीनरी मेरा असेट्स है इसलिए मैंने उसको डेबिट किया। अब क्या हुआ, एक साल बाद मशीनरी की वैल्यू में कुछ डिक्रीज हुआ, कमी हुई, क्योंकि अब ये वैल्यू 1 लाख रुपीज नहीं रहेगी, 10,000 की कमी हो गई तो कितनी बचेगी, 90,000। तो कहने का मतलब अगर मैं कोई भी डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था कि किसी भी डेबिट बैलेंस को अगर आपको कम करना है, डिक्रीज करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, उसके अपोजिट करेंगे। और किसी भी क्रेडिट बैलेंस को कम करना होता है तो आप उससे क्या करेंगे, डेबिट। और अगर उसको इंक्रीज करना होता है तो आप सिमिलर करते हो, उसी का जैसा करते हो। डेबिट बैलेंस है तो आप उसको डेबिट करके बढ़ा दोगे, क्रेडिट बैलेंस है तो आप उसको क्रेडिट करके इंक्रीज कर दोगे। लेकिन ये वाला मशीनरी आपका डेबिट बैलेंस है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। इसलिए मैंने मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। इसे डेबिट क्यों किया, बिकॉज दिस इज अवर एक्सपेंस। और ये बिकॉज द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज, अगर हमारी वैल्यू मशीनरी की डिक्रीज हुई है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ आ गया होगा बेटा। अब एक पॉइंट और मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा कि मान लो ये मशीनरी मेरी, ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, ये मशीनरी मैंने परचेज करी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, और मेरा ईयर एंड है 31 मार्च। मेरा तो ईयर एंड है 31 मार्च। ये मान लो मैंने 1 अक्टूबर 2018 को परचेज करी और ये है मेरा 31 मार्च 19। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे को ये मशीनरी मैंने परचेज करी तो मैंने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को एंट्री डाली होगी जब मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने बोला कि मशीनरी पर मेरे को 10% एट द रेट 10% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 10% पर एनम। मैंने उसके साथ एक पॉइंटर डाल दिया, 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन है जो आपका इज इक्वल टू 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट मैंने 10% पर एनम दे दिया। बेटा अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, आपकी जो मशीनरी है 1 लाख रुपीज की है, इस पर आपको 10% का क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख रुपीज पर 10% से डेप्रिसिएशन इनटू बेटा कितने महीने आपने यूज किया, कितने मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये जो 10% का रेट है ना, ये तो पर एनम पूरे साल का है। बट आपने इस मशीनरी को कब परचेज किया, अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने कितने महीने इस मशीनरी को यूज किया, 6 मंथ। तो आप इस पर 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे। समझ आया, 2 5 5,000। तो इस केस में आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 5,000। अगर बेटा इसका मैं कहता ये आपने 1 अप्रैल को ही परचेज करी है, 1 अप्रैल 2018 को, तो उस केस में ये मशीन आपकी पूरे साल यूज हुई होती, अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उस केस में आपका पूरा 10% ही कैलकुलेट करता। अगर मैं कहता है आपने 1 जनवरी को परचेज करी है, 1 जनवरी को, तो उस केस में जनवरी, फरवरी, मार्च, आप कितने मंथ्स का कैलकुलेट करते, 3/12। तो ध्यान देना कि ये कैलकुलेशन जो डेप्रिसिएशन की करनी है, अगर उसके साथ कोई भी परसेंटेज पर एनम दिया हुआ है, देखो अगर 10% होता, ओनली 10% पर एनम नहीं होता, तो उसका मतलब होता कि बिल्कुल वो फ्लैट रेट है, इतना ही लगेगा, चाहे उसका ईयर, डेट, टाइम कुछ भी हो, टाइम पीरियड को आप उस टाइम कंसीडर नहीं करते हो अगर आपका पर एनम नहीं दिया हुआ। बट अगर आपका पर एनम गिवन है तो आपको टाइम पीरियड को कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने उस असेट्स को, उस मशीनरी को कितने टाइम यूज किया है, उतना ही आप डेप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट करोगे। तो पहला पॉइंट यही है, अभी डेप्रिसिएशन का आएगा टॉपिक तब भी समझाऊंगा, वैसे ये मेरा आपकी जर्नल एंट्री का भी पार्ट है, तो मैंने समझा दिया कि डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। इस डेप्रिसिएशन की वजह से उस असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, चाहे वो मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो आपका,
उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसलिए मैंने डेबिट करना है, वैल्यू ऑफ द असेट्स डिक्रीज, तो इसलिए मैं मशीनरी या उस असेट्स को क्रेडिट करता हूं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में समझाया हुआ भी है। 4 पॉइंट है आउटस्टैंडिंग, मैं इसको ओएस से प्रेजेंट करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किन को कहते हैं, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? देखिए, एक्सपेंस जो इनकर हो चुके हैं बट आपने पे नहीं किए, विच एक्सपेंस इज इनकर्ड बट नॉट पेड, आपने पे नहीं किया। कहने का मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर, मान लो 19 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 है, ये 12 मंथ का आपका अकाउंटिंग पीरियड है। आपने क्या किया, 11 मंथ का कोई भी एक्सपेंस पे कर दिया, 1 मंथ का पे नहीं किया। कहने का मतलब आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक का आपने एक्सपेंस पे कर दिया, और 1 मंथ का नहीं किया, 2 का नहीं किया, 3 का नहीं किया। जितना नॉन पेमेंट है, जितना आपने पे नहीं किया खर्चा, वो आपका एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग। मतलब कि एक्सपेंस इनकर हो चुका बट आपने पे नहीं किया। तो ये आपके लिए क्या बना बेटा, खुद ही सोचिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या बना, एक्सपेंस हो गया, आपने उसका बेनिफिट ले लिया और अभी आपने उसको पे नहीं किया, तो आपके फ्यूचर के लिए क्या बना, ऑब्लिगेशन। और मैंने क्या बोला था कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला टॉपिक कराया था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको उस टाइम असेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन समझाई थी, और मैंने बोला था असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं आपके लिए उस पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं। असेट्स के लिए हमारी 3 कंडीशन मैंने बताई थी आपको, क्या क्या, कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और पास्ट एफर्ट्स। जो ये तीनों कंडीशंस को पूरा कर देगा वो आपके लिए क्या होता है, असेट्स। ऐसे ही लायबिलिटी के लिए मैंने केवल एक ही कंडीशन बताई थी आपको, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट भी आपको बताया था कि आपको क्या देखना कि आज अगर आप खड़े हो तो आप देखिए कि फ्यूचर में उस पॉइंट की वजह से आपको कोई अमाउंट मिलना है या कुछ आपको देना है। अगर आपको रिसीव करना है तो आपके लिए असेट्स है, और आपको गिव करना है तो आपके लिए लायबिलिटी है। तो वापिस सोचिए, आपने कोई एक्सपेंस किया, खर्चा हो गया, उस खर्चे का बेनिफिट आपने ले लिया, अब उस खर्चे को आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इसलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब पॉइंट मैं इसका कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लो कोई सैलरी का एक्सपेंस है, पहले मैं बिल्कुल जनरली आपसे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने कहा सैलरी पेड, सैलरी पेड थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान रखना। सैलरी पेड ₹10,000, मैंने 10,000 रुपए की सैलरी पे करी, तो आपने इसके लिए पता क्या एंट्री करी होगी, आपने करी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा रटने को तो एक ही एंट्री इसकी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूं कि कैसे ड्राइव होता है। देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बिल्कुल आपको सबको पता है कि सैलरी पे किया मैंने। अब मैंने क्या कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको 12,000 ले लेता हूँ, राउंड फिगर हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। 12,000 का मेरा ये एक्सपेंस था सैलरी का, तो मैंने 12,000 का एक्सपेंस आपको पे करने के लिए बोला, तो आपने एंट्री डाल दी। मैंने कहा कि आपका सैलरी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ₹12,000 बट नॉट पेड। आपने पे नहीं किया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, आपने उसका बेनिफिट ले लिया, सैलरी का आपने खर्चा कर दिया, उसका यूज ले लिया, बट आपने उसको पे नहीं किया। तो इस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, बेटा सैलरी खर्चा है तो खर्चे को तो आप डेबिट करेंगे, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि खर्चे को आप क्या करते हो, डेबिट। तो आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, 12,000 रुपीज का जो खर्चा था आपने उसको डेबिट कर दिया टू, बट आपने कैश तो पे ही नहीं किया, तो आप कैश को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, तो अब आप क्या क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 12,000 का। ये एंट्री समझ आई बेटा। दोनों एंट्री का डिफरेंस देखिए, पहला पॉइंट मैंने ये बोला हुआ है और सेकंड पॉइंट ये बोला हुआ है। पहले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सैलरी पे ₹12,000,
तो सैलरी का खर्चा पे कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला कि सैलरी एक्सपेंस हो गया 12,000 का, इनकम हो गया बट नॉट पेड, बट आपने अभी तक बट नॉट पेड, अभी तक आपने पे नहीं किया, तो आप उस केस में क्या एंट्री करेंगे, सैलरी का खर्चा हो गया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपका सैलरी का एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस रुपीज 10,000 बट ओनली रुपीज 10,000 पेड। आपको ईयर एंड में एंट्री डालनी है कि आपका सैलरी का एक्सपेंस तो 12,000 का और आपने केवल अभी तक 10,000 का पे किया है, आपने 10,000 पे किया हुआ है, तो इसके सब क्या एंट्री करेंगे, सैलरी तो खर्चा है, नो प्रॉब्लम, डेबिट करना है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, पे किया तो क्या, सैलरी का खर्चा 12,000 का टू कैश, कैश अकाउंट, क्योंकि आपने पे कर दिया 10,000 का। बेटा यही बोला मैंने कि सैलरी का खर्चा 12,000 का आपने डेबिट कर दिया, पे किया आपने 10,000 का, तो आपने 10,000 का कैश पे दिखा दिया। अब आपका ये 2,000 का जो डिफरेंस है, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम मतलब जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो इस केस में जो 2,000 का डिफरेंस है ये क्या हुआ आपका, बेटा क्या हुआ 2,000 का आपका लायबिलिटी, क्योंकि एक्सपेंस तो हो गया, इनकम हो गया, 12,000 का पूरा एक्सपेंस हो चुका है, बट आपने पे कितना किया 10,000, तो इस केस में 2,000 आपके लिए क्या होगा बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आप करोगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 का। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। वैसे आप देखिए मैं बताऊं इसको डेबिट क्यों किया है, क्रेडिट क्यों किया है, किस पार्ट को, इस सैलरी एक्सपेंस है तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग मैंने इसको डेबिट किया हुआ है, कैश रियल है, आउटगोइंग गुड्स, आउटगोइंग एसेट्स को मैं क्रेडिट करता हूं तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है मेरा, क्रेडिट, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। वैसे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, इनको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपको इस जनरेटिव को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए कि आपको ये क्या है, असेट्स है या फिर लायबिलिटी, और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आई होप सभी को ये वाली एंट्री समझ आई हो। हालांकि मैं आपको इस पॉइंट को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके एक बात और बोलता हूं कि मान लो ये आपकी जो एंट्री थी, ये थी आपकी 31 मार्च 2020 को, इसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर जाके 10 अप्रैल को 2020, क्योंकि ईयर एंड, ये तो ईयर एंड हो चुका है, इस अकाउंटिंग ईयर में तो आपने ये वाली एंट्री डाली होगी 31 मार्च को, लास्ट डेट को, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21, उस वाले में जाके आपने 10 अप्रैल को ये वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक्सपेंस पे कर दिया, ये वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस पे कर दिया, तो उसके साथ क्या एंट्री करेंगे। अब बताइए कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे कर दी, लायबिलिटी पे करने से लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बेटा हमने लायबिलिटी पे करी तो हमारी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उस केस में लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है हमारा, कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट, तो मैंने क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू कैश 2,000 का, सैलरी का खर्चा, मैं बेटा यहाँ पे सैलरी डेबिट नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डेबिटेड द सैलरी, मैंने ऑलरेडी सैलरी को डेबिट कर रखा है जितना मेरा एक्सपेंस था, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, ठीक। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है, देखिए जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है बट हमने उसको पे नहीं किया हुआ है, ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस हमने एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, इंश्योरेंस का एक्सपेंस, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस में पे कर दिया, टेलीफोन चार्जेस हमने एडवांस में पे कर दिया, तो प्रीपेड का मतलब होता है कि हमने एक्सपेंस को पहले ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर रखा है। अब इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, वैसे आप ही बताइए प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होगा, असेट्स या फिर लायबिलिटी। मैंने असेट्स के लिए 3 कंडीशन बताई थी, कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, पास्ट एफर्ट्स। बेटा आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, तो आपका कंट्रोल बन गया क्योंकि आप उसका बेनिफिट लोगे जब आपने उसको पेमेंट कर दिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है आपके बीच। दूसरा, फ्यूचर में आप उससे बेनिफिट लेने वाले हो
तीसरा पास्ट एफर्ट्स, आपने उसको पहले कुछ पे किया हुआ है तो वो आपके लिए क्या हुआ, असेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है, असेट्स। और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, असेट्स का डेबिट बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने जो भी कैश पे किया हुआ है, वैसे हालांकि मैं इसका कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। कहने का मतलब प्रीपेड मैंने एडवांस में पे किया हुआ है तो उसकी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कहा आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ₹12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो आप इसके लिए क्या एंट्री डालोगे, आप डालोगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने ये एंट्री डाली हुई होगी। इसमें मैंने कोई और पॉइंट कंसीडर नहीं किया, सिंपल बोला कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे कर दिया 12,000 का, तो आपने एंट्री डाली हुई। अब मैंने बोल दिया कि ₹14,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड द इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹12,000। मैंने बोला कि 12,000 का इंश्योरेंस का के आपका एक्सपेंस है और आपने पे कर दिया 14,000, तो आपने 2,000 को क्या किया, एडवांस में पे कर दिया। कहने का मतलब आपने 14 मंथ्स का पे कर दिया, 1 मंथ का आपका 1,000 का है, आपको 12 मंथ का पे करना था, बट आपने 14 मंथ का उसको पे कर दिया। तो इस केस में आप किस तरीके से एंट्री करेंगे, देखिए इंश्योरेंस आपका खर्चा है तो खर्चे को आप डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बेटा ध्यान से समझना, आपका इंश्योरेंस का खर्चा है कितना, 14 पे किया है, पेमेंट है ये कैश पे किया आपने, ना कि खर्चा आपका 14,000 है, आपका एक्सपेंस है 12,000। जितना एक्सपेंस मैं उतना रिकॉर्ड करूंगा। बाकी मैंने जब देखा तो टू कैश पे किया मैंने 14,000 का, तो इस केस में अब वही डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 2,000 का आपने एडवांस में पे किया तो वो आपके लिए क्या बना, असेट्स, और असेट्स का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 2,000 का। समझ आया बेटा प्रीपेड का, कि जो भी एक्सपेंस है हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कितना 12,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 का, टू कैश। ये भी समझ आई कि मेरा जो खर्चा है 14,000 पे किया हुआ है, बट मेरा एक्सपेंस कितना है 12,000 का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो प्रीपेड की एंट्री समझ आई होगी। तो अभी तक आपने बैड डेब्ट रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 2 पॉइंट्स और कंसीडर करते हैं हम आज के लिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। वैसे कैपिटल होता क्या है, ऑनर अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ बेटा, ऑनर से बिजनेस ने पैसा लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो ऑनर से पैसा लिया हुआ है बिजनेस ने, बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है, बिजनेस को उस पैसे पर इंटरेस्ट देना है। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये एक्सपेंस, समझ आया, क्योंकि बिजनेस को पे करना है ऑनर को, तो बिजनेस के लिए हुआ ये एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि इससे कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, बिकॉज कैपिटल बिजनेस लेता है
और बिजनेस को उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो बिजनेस को देना है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसकी वजह से आप ही बताइए कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अगर बढ़ाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने एंट्री क्या करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है। अब बेटा मैंने कहा कि कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपको, 10% पर एनम। और पूरे साल ही हुआ है, वो तो पर एनम का आपको मैंने डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में बताया। अगर ये 6 मंथ का होगा तो 6 मंथ से आप कैलकुलेट करोगे। तो अब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। 10% 1 लाख का 10,000, ये हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। और इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया, बिकॉज कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब देखिए ऐसे ही बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट। पहले तो ड्राइंग क्या होता है ये सभी को पता ही होगा। जैसे ऑनर का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग। और जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, अमाउंट लेता है, निकालता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, देखो बिजनेस से ऑनर ने पैसा लिया तो जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा, क्योंकि पैसा किसने लिया था एज ए ड्राइंग, ऑनर ने। तो ऑनर उस पर इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। समझ आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस से ऑनर से पैसा लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि बिजनेस ने मतलब पैसा दिया हुआ है ऑनर को और ऑनर उस पर इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस को, कि बिजनेस को वो उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ड्राइंग करने से पैसा बिजनेस ने ड्राइंग एज ए ड्राइंग ऑनर को दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगा, इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इनकम होगा तो क्रेडिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से ड्राइंग क्या होगा, बढ़ेगा। और ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। समझ आया बेटा। अब वो जो भी अमाउंट होगा ड्राइंग का 10,000 है, 10% होगा तो 1,000 होगा। 6 मंथ का होगा तो अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसको अकाउंट जो भी है पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लोगे। तो मेरे हिसाब से आज जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे बेटा वो सभी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने कौन कौन से पॉइंट आपके लिए आज डिस्कस करे हैं उनको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है, जो पैसा हमारा डूब जाता है, डेटर से रिकवर नहीं होता है ड्यू टू इंश्योरेंस या एनी अदर रीजन, कोई भी हो सकता है आपका, बैड डेब्ट होता है। बैड डेब्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, उसको हम डेबिट करते हैं और डेटर से हम क्रेडिट कर देते हैं। दूसरा बैड डेब्ट रिकवर्ड, जो अमाउंट बैड हो चुका है आपने राइट ऑफ कर दिया वो आपको रिकवर्ड हो गया, वो उसको आप बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। और बैड डेब्ट रिकवर्ड बिजनेस के लिए इनकम होता है इसलिए आप उसको क्रेडिट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू में, नॉन करंट असेट्स की वैल्यू में किसी भी रीजन से डिक्रीज होना हमारे लिए क्या होता है, वो वियर एंड टियर की वजह से हो, टाइम के अकॉर्डिंग हो, या फिर हमारा कोई भी उसकी वैल्यू किसी भी रीजन से कम हो जाए उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो हमारे लिए क्या होता है, खर्चा, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं। और उसकी वजह से असेट्स की वैल्यू कम होती है इसलिए हम असेट्स का जो डेबिट बैलेंस होता है कम करना है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है बट आपने पे नहीं किया वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है बिकॉज वो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था प्रीपेड एक्सपेंस।
प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में जो एक्सपेंस हमने पे कर रखा है उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए असेट्स है, बिकॉज हमारा कंट्रोल है, फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला, पास्ट एफोर्ट, तीनों कंडीशन पूरी, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, असेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज बिजनेस ने कैपिटल के एज ए कैपिटल ओनर से पैसा लिया हुआ है, उस पर बिजनेस को पैसा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो बिजनेस को देना पड़ेगा वो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं। उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, बिकॉज कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनकम का रूल क्या है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल का रूल है, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से ड्राइंग की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और ड्राइंग का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मेरे हिसाब से मैंने सारा कंक्लूजन करा दिया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ये आपके जर्नल ही नहीं, आने वाले आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको इन पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपने इन पॉइंट्स को अभी क्लियर नहीं किया तो फ्यूचर में आपको इनसे बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। 11th में भी 12th में भी पूरी अकाउंटेंसी में आपको इन पॉइंट्स को लेकर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जिस पर्पज से अकाउंट्स पढ़ रहे हो उस पर्पज के लिए ये मेन पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि उस सभी में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, हर पॉइंट्स को क्लियर करते हो। बैड डेब्ट भी होता है, बैड डेब्ट रिकवर्ड भी होता है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस हर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस पूरा एक्सपेंस एक पूरे अकाउंटिंग ईयर का नहीं कर पाता है, या तो आउटस्टैंडिंग रह जाता है या कुछ एक्सपेंस उसके प्रीपेड होते हैं, तो आपको सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। उस सब के लिए आपको ये जर्नल आना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 13282733, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।